अंग्रेजों ने आपको मालूम है ऑफर किया था कि ये जो सत्ता चल रही है इसमें हमारे साथ शामिल हो जाओ, तुम भी लूटो हम भी लूटे। सारे क्रांतिकारियों ने साफ मना किया था कि इस लूट की व्यवस्था में हमें शामिल नहीं होना, हमें संपूर्ण आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज्य चाहिए। और जिस क्रांतिकारी ने ये बात सबसे पहले कही थी ना, उन्हीं का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपको मालूम है उनके जीवन की विडंबना क्या थी? उनको आईसीएस की नौकरी में सेलेक्ट होना पड़ा उनके पिताजी की इच्छा की पूर्ति के लिए। पिताजी चाहते थे कि बेटा मेरा कलेक्टर बने, और बेटे को बार बार वो ताना मारते थे कि तू बन नहीं सकता, तेरी होशियारी कम है, तेरे पास तैयारी नहीं है, इसलिए बहाना बनाता रहता है। तो बेटे ने अपनी पात्रता सिद्ध करने के लिए परीक्षा दी आईसीएस की, और उस जमाने में आईसीएस की परीक्षा देने के लिए 4-4 साल लोग पढ़ाई करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिर्फ 7 महीने पढ़ाई की थी, और उतनी पढ़ाई में उन्होंने आईसीएस के टॉपर की लिस्ट में 4थी पोजीशन पाई थी। उस जमाने में आईसीएस टॉप करना किसी भारतीय लड़के के लिए तो संभव ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज टॉप किया करते थे उस परीक्षा। वो पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको 4था स्थान मिला टॉपर लिस्ट में। बड़ी मजेदार घटना है, वो लंदन गए थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होकर आईसीएस में बैठे थे। तो जिस दिन रिजल्ट आया ना, तो उनके सहयोगी गए थे रिजल्ट देखने के लिए, वो नहीं गए। तो उनके सहयोगियों ने नाम देखा तो कहीं नहीं मिला, तो उनको आके कहा कि तुम तो पास ही नहीं हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पास नहीं हुए। शाम को सेक्रेटरी आया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी आया कि तुम्हारा नाम पास होने वालों में नहीं है, टॉपर वाली लिस्ट में है, और वो लिस्ट अभी तक लगी नहीं। अब सुभाष चंद्र बोस को दुविधा हो गई कि मैं तो आईसीएस हो गया, अब मुझे कलेक्टर होना पड़ेगा, कलेक्टर माने लूटना पड़ेगा, लूट का कुछ हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ेगा। तो उनके मन में यह घमासान शुरू हुआ कि मैं इस लूट में शामिल हो जाऊं या लूट की व्यवस्था के बाहर निकलकर देश के लिए काम करूं। अंत में उनके दिल ने कहा कि तुमको तो लूट में शामिल होना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जन्म इसके लिए हुआ नहीं है। उन्होंने नौकरी को रिजाइन किया। जब उन्होंने इस्तीफा लिखा था तो ब्रिटिश सिस्टम में हड़कंप मच गया था, क्योंकि भारत में कई लड़के पहले आईसीएस बन चुके थे, किसी में हिम्मत नहीं हुई थी इस्तीफा देने की। उन्होंने दिया, और इस्तीफे में जब उन्होंने लिखा तो यही लिखा था कि इस तंत्र में मैं शामिल इसलिए नहीं हो सकता कि मेरी भारत माता की लूट के लिए ये तंत्र बना है, और मैं मेरे देश को लूटूं ये मेरा दिल मुझे गवाही नहीं देता, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं। रिजाइन किया, बोरिया बिस्तर समेट के भारत वापस आ गए। पिताजी के दिल पर वज्रपात हो गया कि बेटे ने आईसीएस को लात मार दी। तो बेटे ने पिता को समझाया कि इस नौकरी में तो मैं लात ही मारूंगा हर बार, जब तक भारत को लूटने की व्यवस्था ये करेगा तंत्र, तब तक मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। और जैसे आईसीएस छोड़ी उन्होंने, तो सारा देश उनके लिए खड़ा हो गया। जब वो लंदन से वापस आए थे ना, उस समय पानी के जहाज चला करते थे, बंबई में उतरे थे, जो हुजूम बंबई में निकला था, गजब के लोग थे। तो उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि अब तो भारत आजाद हो जाएगा। क्यों? जब मुझे समर्थन देने के लिए इतने लोग भारत में हैं, तो मैं जब गांव-गांव जाऊंगा तो कितने लोग खड़े हो जाएंगे। उसी कॉन्फिडेंस से, उसी आश्वासन पर उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, वो भी भारत से बाहर जाके। और जब फौज बनाई थी तो माताओं ने अपने मंगल सूत्र उतार के उनको दान किए। एक माँ उनके पास आई थी अपने अंधे बेटे को लेके कि इसको फौज में ले लो। तो उन्होंने कहा इसको तो दिखाई नहीं देता। तो बेटे ने क्या कहा कि दिखाई तो नहीं देता, लेकिन आपकी फौज में आ जाऊंगा तो दुश्मन की एक गोली तो कम कर ही दूंगा। चंद्रशेखर जैसे क्रांतिवीर ने इस देश की क्या कल्पना की होगी। एक कहानी सुनाता हूँ कि वो घर से भाग गए थे 13 साल की उम्र में। माता पिता बहुत गरीब थे, खाने को घर में नहीं था, घर छोड़कर भाग गए, बनारस आ गए, क्रांतिकारियों के संगठन में शामिल हो गए। और उसी संगठन में थोड़े दिन के बाद काकोरी कांड किया था और खजाना लूटा था। तो धन आ गया, थोड़ा सा पैसा आ गया। तो चंद्रशेखर को उनकी माँ और पिता का संदेश आया कि जो पैसा तुम्हारे पास आया है इसमें से कुछ हमें भी दे दो, हमारी गरीबी में काम आएगा। तो चंद्रशेखर अपने माता पिता के पास गए थे और एक ही उत्तर दिया था कि मेरी रिवॉल्वर में 2 गोलियां हैं, पैसे तो दे नहीं सकता, ये दोनों गोलियां दे सकता। ऐसा देश चंद्रशेखर का, ऐसा देश तात्या टोपे का अब लुट रहा है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो मुझे लगता है कि अब फिर कोई दूसरी बड़ी लड़ाई की तैयारी करनी चाहिए। एक लड़ाई उन्होंने लड़ी, तात्या टोपे ने, झांसी की रानी ने, चंद्रशेखर ने। अब दूसरी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, इसके बिना कोई रास्ता नहीं। अमी जो आई थी ना, वो एक सिस्टम से आई थी, और लूट भी हुई थी तो वो एक सिस्टम से हुई थी। सिस्टमेटिक लूट हुई है, ऐसे ही नहीं हुई है हाफेजार्डली, सिस्टमेटिक लूट हुई है। इनकम टैक्स का उन्होंने सिस्टम बनाया, सेंट्रल एक्साइज का सिस्टम बनाया, टोल टैक्स का बनाया, रोड टैक्स का बनाया। ये पूरे सिस्टम को अंग्रेजों ने बनाया लूटने के लिए। दुर्भाग्य से यही सारा का सारा सिस्टम अभी भी चल रहा है इस देश में। और एक बात कहता हूं आपसे, अंग्रेजों ने जो लूट का सिस्टम बनाया, इसमें कुछ अधिकारी नियुक्त किए उन्होंने। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था सन 1860 में, जिसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। इस कानून के आधार पर उन्होंने एक अधिकारी की नियुक्ति की थी, उसको वो कहते थे कलेक्टर। कलेक्टर का माने जो धन इकट्ठा करे, अंग्रेजी का शब्द है ना COLLECT, कलेक्ट। कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। क्या? धन। किससे? भारत के लोगों से। तो भारत के लोगों से धन इकट्ठा करके अंग्रेजों के कोष में जमा करे, इसके लिए अधिकारी नियुक्त किया था कलेक्टर।
और उसके लिए कानून था इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। आजादी के 63 साल के बाद वही अधिकारी अब डीएम के नाम से पहचाना जाता है और हरियाणा में उसको डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। वो अंग्रेजों के जमाने का कलेक्टर है। कुछ बदला थोड़ी है हमने, कानून भी वही है, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। उसमें बस इतना ही एक शब्द बदला है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट। तो लूटने वाला कलेक्टर, कलेक्टर के ऊपर एक कमिश्नर बनाया अंग्रेजों ने, और कमिश्नर शब्द आया है कमीशन से। आपको एक सच्ची जानकारी दे रहा हूं, ये जो कलेक्टर कमिश्नर अधिकारी होते थे ना, अंग्रेज इनको तनख्वाह नहीं देते थे, उनकी लूट के हिस्से में से कमीशन फिक्स होती थी, सैलरी नहीं मिलती थी उनको, लूट के हिस्से से कमीशन मिलता था, इसलिए कमिश्नर बनाया। 5 कलेक्टर के ऊपर एक कमिश्नर होता था, फिर कमिश्नर के ऊपर सेक्रेटरी होता था, पूरा सिस्टम खड़ा किया। कलेक्टर के नीचे डिप्टी कलेक्टर होता था, डिप्टी कलेक्टर के नीचे तहसीलदार होता था। तो लूट का पूरा तंत्र अंग्रेजों ने खड़ा किया था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, वो ये कि जिस लूट के तंत्र को अंग्रेजों ने खड़ा किया लूटने के लिए, अगर वही तंत्र आजादी के 63 साल के बाद भी चलेगा तो लूट ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। और जिस तंत्र के कारण यह देश गरीब हुआ, आजादी के 63 साल के बाद भी अगर वही तंत्र चलेगा तो गरीबी ही उसमें से पैदा होगी और कुछ पैदा नहीं होगा। ये हमारे देश की मजबूरी है, या कम नसीबी है, या दर्द भरी दास्तान है कि लूट का सिस्टम वैसे का वैसा ही। अब उस लूट के सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए अंग्रेजों ने कुछ और सिस्टम बनाए थे। एक जुडिशियल सिस्टम बनाया उन्होंने, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी को लेकर। और उस जुडिशियल सिस्टम के बारे में खुद अंग्रेज कहा करते थे कि कभी भारतवासियों को न्याय नहीं मिले, इसके लिए ये है। वही आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी अब चल रहा है, जो अंग्रेज बना के गए थे। अंग्रेजों ने इस लूट की व्यवस्था को कायम रखने के लिए 34,735 कानून बनाए थे। दुर्भाग्य से वो सारे कानून अभी तक इस देश में चल रहे हैं, लूट की व्यवस्था को ही मजबूत करने के लिए। अब हम क्या कर रहे हैं, 63 साल से हम क्या कर रहे हैं कि लूट की इस व्यवस्था को नहीं बदल रहे हैं। लूट करने वाले जो अधिकारी हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि आदि बदल रहे हैं हम, वो नए नए लुटेरे पैदा हो। व्यवस्था नहीं बदली हमने, व्यवस्था को चलाने वाले कुछ नेताओं को बदला। कुछ ऐसी कहानी है कि अंग्रेजों ने जो व्यवस्था की कार बनाई, वो कार हमने नहीं बदली, कार के ड्राइवर को बदलने की कोशिश की पिछले 63 साल। एक बार ड्राइविंग सीट पे पंडित नेहरू को बिठा दिया, दूसरी बार ड्राइविंग सीट पे इंदिरा गांधी को बिठा दिया, फिर राजीव गांधी को बिठा दिया, फिर नरसिम्हा राव को बिठा दिया, फिर मनमोहन सिंह, देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अभी अटल बिहारी वाजपेयी थोड़े दिन तक थे। कार वही चल रही है अंग्रेजों के जमाने वाली, ड्राइवर बदल रहे हैं, तो होने वाला क्या है। मैंने व्यवस्था हम वही चलाएं और उस व्यवस्था में लोगों को बदलते जाए। लोग क्या कर लेंगे जब तक व्यवस्था नहीं बदलेंगे। आप कितने भी ईमानदार आदमी को आप प्रधानमंत्री बना दो, अगर सिस्टम वही है तो या तो सिस्टम में वो लूट करेगा, नहीं तो वो सिस्टम उसको निकाल के बाहर फेंक देगा, क्योंकि ये सिस्टम लूट को ही पसंद करता है और कुछ पसंद नहीं है इस सिस्टम। आप जानते हैं इस अंग्रेजों के बनाए गए व्यवस्था तंत्र में भारत के कई ईमानदार लोग गए और सिस्टम ने उनको बाहर फेंक दिया, क्योंकि वो लूट पसंद नहीं थे, सिस्टम ने फेंक दिया उनको बाहर, नहीं चलने दिया। 2 नाम तो आपके सामने हैं, एक थे श्री लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे थे श्री मोरारजी देसाई। दोनों ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे ना, तो धोती फटी हुई थी उनकी, जब उन्होंने शपथ ग्रहण की थी, फटी हुई धोती में शपथ ग्रहण की थी। और पता चला कि उनके पास 2 ही धोतियां थी और 2 ही कुर्ते थे जब वो प्रधानमंत्री बने। तो किसी ने कहा कि अब तो प्रधानमंत्री हो गए, किसी ने क्या, उनकी धर्मपत्नी ने कहा था अब तो नई धोती ले लो। तो उनका ये कहना था कि करोड़ों भारत के किसान फटी हुई धोती जब तक पहनते रहते हैं, मुझे नई धोती पहनने का अधिकार नहीं है। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री जब घुसे सिस्टम में, तो सिस्टम ने उनको बर्दाश्त नहीं किया, निकाल के फेंक दिया, मार डाला, हत्या कर दी उनकी। अब तक सारी दुनिया को यह बताया गया कि शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी हृदयघात से, और मैं 20 साल से ये चिल्ला रहा हूं। मेरी पुरानी कैसेट अगर आप सुन लें तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो मरे नहीं थे, हत्या की गई थी उनकी, मर्डर था। क्योंकि रूस में ताशकंद में जब वो गए पाकिस्तान से समझौता करने के लिए, तो शाम तक वो स्वस्थ थे और रात को अचानक से मर गए। तो भारत में जब रिपोर्ट रिलीज हुई थी तो ये कहा गया था कि उनको हार्ट अटैक हुआ। हार्ट अटैक उनको हो नहीं सकता क्योंकि बीपी उनका नॉर्मल था, शुगर उनको थी नहीं, ब्लड प्रेशर उनको था नहीं, हाइपरटेंशन था नहीं, हाइपोटेंशन था नहीं, शुगर थी नहीं, अटैक हो ही नहीं सकता। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल था, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल थे। जब वो गए थे तो उस समय उनके सारे चेकअप हुए थे, उसकी रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज है, वो सब मैंने देखी है। वहां तो ये हुआ था कि रात में जब उन्होंने बातचीत पूरी की पाकिस्तान के साथ, तो उनका एक रसोइया उनके साथ रहता था हमेशा, जिसको वो साथ लेके जाते थे, और उनका नियम था कि किसी दूसरे के हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाते थे, वो रसोइये के हाथ का ही खाते थे। उनके रसोइये का ताशकंद में अपहरण हुआ, कुछ लोग उसको पकड़ के ले गए और उस रसोइये की जगह पर एक दूसरे व्यक्ति को रसोइया बना दिया गया। और शास्त्री जी अक्सर रात को दूध पीते थे, खाना नहीं खाते थे अक्सर। रात का खाना उन्होंने तब से छोड़ा हुआ था जब से अमेरिका के साथ उन्होंने एक समझौता रद्द किया था। अमेरिका से आप जानते हैं लाल रंग का गेहूं आता था PL 480 योजना के तहत, शास्त्री जी ने वो गेहूं लेना बंद कर दिया था। तो देश में गेहूं की कमी आ गई थी। तो देश के लोगों को शास्त्री जी ने अपील की थी कि गेहूं की कमी है और मैं अपमानजनक शर्तों पर अमेरिका से गेहूं नहीं ले सकता, तो सारा देश मेरी मदद करे, सप्ताह में 1 दिन लोग व्रत करें, उपवास करें। तो भारत के करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया था।
ऐसे थे शास्त्री जी। और जब लोगों को व्रत करवाया तो खुद भी व्रत करते थे, तो शाम का खाना नहीं खाते थे, खाली दूध पी के सोते थे। तो रात को उनके दूध में जहर मिला दिया गया। और किसने मिलाया? नकली रसोईया जो उनका रखा गया, असली रसोइयों का अपहरण करके, और उनके असली रसोइये की बाद में हत्या की गई थी। ये सारे सबूत भारत सरकार के पास है, लेकिन सरकार इनको लोगों को बताने से डरती है, क्योंकि उस हत्या में ऐसे कई बड़े लोगों का हाथ है कि जिनके चेहरे खुल जाए तो शक्ल दिखाना मुश्किल हो जाएगा। कारण एक ही था कि सिस्टम में शास्त्री जी फिट नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ईमानदार थे। ये सिस्टम ईमानदार लोगों को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि ये लूट का सिस्टम है, इसमें ईमानदार आदमी रह ही नहीं सकता। सारे देशभक्त हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।